चिकनी चुपड़ी बातों से ज़रा सावधान रहिए। उनसे भी सावधान रहिए जो आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि हम आपके फ़ायदे के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका बड़ा नुकसान छुपा रहता है। वित्तीय उत्पाद बेचने का जो पुश है ना इन बैंकों का आजकल बहुत बढ़ गया है। इन्हें इससे मोटा कमीशन मिलता है, लेकिन आप इससे कैसे सावधान रहें, आप इनकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं और कब आपको कहना है इन्हें ना, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। थैंक यू सो मच बलवंत सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो बैंक्स है ना अपने ही सिस्टर एएमसी यानी म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रोडक्ट को बेचने में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखते हैं। बात म्यूचुअल फंड कंपनी की ही नहीं है, इंश्योरेंस भी बेचने में इनकी इतनी ही रुचि रहती है। तो ये जो बैंक्स हैं इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने के इनके लिए क्या नियम है? क्या ये खुलेआम इस तरह से बेच सकते हैं या इनके लिए कुछ इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना जिसे ये नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, ऐसा है प्रियंका कि आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो उसको उसकी सूटेबिलिटी देखने की जिम्मेदारी आपकी है। वो बोले बैंक है, म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब सामने वाले का क्या रिस्क प्रोफाइल है और वो प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। परंतु बहुत केसेस में ये होता नहीं है। जहां तक प्रश्न क्या प्रोडक्ट वगैरह बेच सकते हैं, तो जैसे बैंक है वो कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस बेच सकते हैं और इसके लिए वो अपने पास में इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस ले लेते हैं। अगर आपके पास ब्रोकिंग लाइसेंस है तो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कुछ केसेज में बैंक जो है वो एजेंसी ले लेती है। एजेंसी के केस में वो आप उसके अपने जो इंश्योरेंस कंपनी उसके रिप्रेजेंटेटिव है और वो सिर्फ एक ही एजेंसी ले सकते हैं एक नाम से। लेकिन साथ ही में बलवंत जी, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन्होंने सबसे मोटा कमीशन जो है अपने ही सिस्टर बैंक्स को दिया है। इनकी तादाद में नज़र आ रहा है कि ये 60 से तो ऊपर ही कमीशन का जो आंकड़ा है वो अपने ही जो सब्सिडरी बैंक्स है उनको दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ये मिस सेलिंग हो रही है जोरदार। ये मिस सेलिंग नहीं कह सकते प्रियंका। मिस सेलिंग तो तब कही जाएगी कि जब वो प्रोडक्ट बायर के लिए या क्लाइंट कस्टमर के लिए सूटेबल नहीं है। अब जहां तक प्रश्न है सब्सटेंशियल चंक जो है वो उनकी पेरेंट बैंक ही बेचती है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। आप अपनी फैमिली को तो प्रमोट करेंगे ही, परंतु जैसे जैसे सेबी ने आंकड़े मंगवाए हैं म्यूचुअल फंड से कि भाई आप लोगों ने अपने अपनी ही जो पेरेंट बैंक है उनको कितना कमीशन दिया है, क्या बेसिस है कमीशन का, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है। तो जब डेटा जब सेबी के पास में आ जाएगा और उस डेटा की एनालिसिस के बाद में सेबी कंक्लूजन पे आ सकती है कि कहीं बैंक ने म्यूचुअल फंड की भी मिस सेलिंग की है या नहीं की है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी मिस सेलिंग की ज्यादा है। अब जैसे आप बता रही है कि बैंक वालों के बहुत फोन आते हैं, सबके आते हैं। मेरे भी आज सुबह वो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर पीछे पड़ गया, बोला सर आप आ जाओ, मैनेजर से मिलना है। मैं बोला करना क्या, क्या बात करनी है वो पहले बताओ। तो मेरे जैसे जैसे सब लोगों को भाई ये पीछे पड़ते होंगे। कोई कई लोग तो समझते हो चलो मैनेजर ने बुलाया मिलने के लिए तो चले जाते हैं, उनको तो अच्छा लगता है और फिर वो उनको कोई ना कोई गलत प्रोडक्ट पहना देते हैं। मतलब जैसे मेरे बैंक में बैलेंस रहता है तो वो देखते हैं कि भाई ये पोटेंशियल टारगेट है। इस तरह से जो लोग भी बैंक में बैलेंस रखते हैं उनको संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट कहा है बलवंत सर कि क्योंकि बैंक के पास पूरा ब्यौरा है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे कब आ रहे हैं, कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो इस हिसाब से जो है ना आपको टारगेट बना सकते हैं। लेकिन हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो मिस सेलिंग कर रहे हैं? जैसा कि कहा अभी बलवंत सर ने, हमें सेबी क्या निकल कर आता है सेबी से, उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब बात हम दो प्रोडक्ट की कर रहे हैं, एक इंश्योरेंस की, दूसरी म्यूचुअल फंड की। इंश्योरेंस में तो बलवंत जी 15 दिन का एक लुक इन पीरियड मिल जाता है जिसमें अगर लगे कि ये गलत उत्पाद है तो मैं इसे लौटा दे दूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कुछ फ्री लुक इन पीरियड नहीं है। इसीलिए अगर जब आपका बैंक आपको कोई म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट बेच रहा होगा या बीमा का, आप क्या सावधानी रखने की सलाह देते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको बैंक है ना आपको म्यूचुअल प्रोडक्ट बेचने के लिए
एफिशिएंट और एलिजिबल भी नहीं है लॉजिकली देखा जाए, क्योंकि बैंक आपको जानते भी नहीं है बराबर से कि आपके गोल क्या है या आपका रिस्क प्रोफाइल वगैरह क्या है। मतलब आपको अगर ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड जैसी अगर खरीदनी है तो कोई जो आपके पहचान में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका इन्स एंड आउट्स जानता है, उसके थ्रू खरीदने चाहिए, बैंक से नहीं खरीदने चाहिए म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट। अगर आपने बैंक से कोई म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट खरीद लिया है और आपको लगता है कि यह आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप उसको, अगर लॉक इन पीरियड में नहीं है, जैसे इक्विटी में साल भर का लॉक इन होता है, लॉक इन मतलब वो एग्जिट लोड लगता है, अगर उसके पहले आप निकल जाएंगे, आपको लगता है अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप निकल सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें अपफ्रंट कमीशन जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में है वो कम होता है। परंतु इंश्योरेंस प्रोडक्ट में तो 15 से लेके 35% जो फर्स्ट प्रीमियम होता है वो कमीशन के रूप में चला जाता है। तो अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर खरीद लिया है बैंक के थ्रू, तो आप निश्चित रूप से फंस गए और उसमें आपका लंबा नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम है। थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, अगर जैसे एनएवी वगैरह कम हो गई हो तो, बाकी लंबा लॉस होने के चांस कम है। तो आप अगर गलत प्रोडक्ट में फंस गए, आपको ऐसा एहसास होता है, खासतौर पर अगर म्यूचुअल फंड है, तो उससे निकल जाइए आप। हो सकता है कुछ एग्जिट लोड देना हो, पर बीमा में जो है अप फ्रंट कमीशन बहुत मोटा निकल जाता है, तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। और कई पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं गारंटीड प्लान वाली, जिसमें सरेंडर वैल्यू जो है वो बहुत कम मिलता है शुरुआती सालों में भी, तो ये भी ख्याल रखिएगा। मिस सेलिंग की इस समस्या को कैसे रोक लग सकती है, इसके जड़ पर अगर वार करना है तो क्या करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है बलवंत सर? देखिए, ऐसा है कि जैसे रेगुलेटर तो काफी समय से कह रहे हैं, मतलब जैसे जो जो मीडिया में लोग हैं वो आवाज उठाते रहते हैं कि यह मिस सेलिंग बहुत हो रही है और उसके लिए कुछ न कुछ रेगुलेटर को करना चाहिए। परंतु समस्या क्या है कि जैसे बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का रेगुलेटर अपना आईआरडी है, और जो म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट रेगुलेटर है वो सेबी। रेगुलेटर तीनों अलग अलग है। अगर बैंक वाले मिस सेल करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं हमारा तो कोई, आईआरडी बोलते हैं हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता है। परंतु जैसे रेगुलेटर आरबीआई भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं बैंक्स को कि अगर आप कोई भी जबरदस्ती करके या किसी को, बायर को, कस्टमर को कोर्स करके अगर कुछ भी खरीदवाते हैं तो उसको सीरियसली लिया जाएगा। और आरबीआई थोड़ी इस मामले में ज्यादा प्रोएक्टिव है। आरबीआई ने 2017 में, मतलब पहले तो क्या होता था कि जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है वहां पे आपकी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड ही कंप्लेन कर सकते थे, परंतु ये जो मिस सेलिंग का जो मिनेस है ये बहुत बड़ा है और पर्टिकुलरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट में है। तो ये आरबीआई ने ऑम्बुड्समैन स्कीम को ही 2017 में मॉडिफाई किया है। और अगर अभी आपको कोई बैंक वाला इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अगर बेचा है और आपको लगता है कि वो मिस सेलिंग है, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। जी, तो ये बड़ा कदम है। अच्छा, 2017 से ये शायद इसके बारे में जानकारी उतनी नहीं है कि अगर बैंक से आपको गलत इंश्योरेंस बेचा गया तो आप इरडा के साथ साथ, इरडा के अलावा आप आरबीआई में भी उस बैंक की शिकायत कर सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचा गया जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे? हम बैंकिंग ऑम्बुड्समैन और आरबीआई के पास जाएंगे या सेबी को शिकायत करेंगे? मेरे हिसाब से आप सेबी को भी शिकायत कर सकते हैं और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज बलवंत जी हम जिस मामले पर बात कर रहे हैं उसमें जो है कि सेबी को ऐसी शिकायत मिली है। अब उन्होंने बैंकों से सवाल पूछा है कि भाई आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट कितने बेच रहे हैं, इसकी आंकड़े दीजिए। तो आपको लग रहा है ये जो आंकड़े मांग रहा है सेबी, इससे आपको क्या लग रहा है ये कितना ज़रूरी कदम है? और ये सेबी की नज़र अगर गई है तो हमें लगता है यहाँ पर कुछ कार्रवाई आने वाले समय में हम देख सकते हैं। अब देखिए, ऐसा है, सेबी अगर कोई डेटा मंगवाती है तो उनके पीछे कोई ना इंटेंशन जरूर है। अब इस केस में जो सेबी ने डेटा मंगवाया है, तो मुझे ये लगता है कि सेबी ये असर्टेन करना चाहती है कि जो वो पर्टिकुलर जो बैंक है वो अपने ही खुद के घर के जो फैमिली के म्यूचुअल फंड स्कीम को ज्यादा प्रमोट कर रही है, या वो इवनली विदाउट एनी बायस जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट
अक्रॉस ऑल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को। तो अभी जैसे डेटा जब आएगा कि किस टाइप की स्कीम रिकमेंड की जाती है और किस किस टाइप के कस्टमर है सुटेबिलिटी के हिसाब से, अब वो डेटा की एनालिसिस आने के बाद में ही पता लग पाएगा कि भाई ये जो बैंक है वो अननेसेसरीली अपनी खुद की एमसी वगैरह को प्रमोट कर रही है या ऐसा केस नहीं है। राइट तो जब तक ये डेटा आएगा, उसका एनालिसिस होगा, उसका तो इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक आप ये कर सकते हैं कि वो जो मीठी मीठी बातें करने वाला बैंक मैनेजर जो आपको फ़ोन करके बैंक बुलाता है या जब आप बैंक जाते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी रखिए। जो भी आपको वो बेच रहे हैं बैंकिंग सेवा के अलावा, उसको ज़रा खुद भी एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। अब बलवंत साहब, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं जो इसी तरह की परेशानी में फंसे हुए पहुंचे हैं। विजय प्रकाश जी का सवाल लेती हूँ। बता रहे हैं कि निजी बैंक में बचत खाता है जिसमें अच्छी खासी रकम जमा है। पिछले साल बैंक मैनेजर से मुझसे 1 लाख रुपए की एफडी के लिए फॉर्म भरवाया था। इस साल रिन्यूअल के लिए फ़ोन आया तो पता चला कि वो यूलिप प्लान है, मतलब क्लियर मिस सेलिंग है। और वो जो बैंक मैनेजर था जिन्होंने विजय जी को ये बेचा था वो अब नौकरी छोड़कर जा चुका है। अब इनको क्या करना चाहिए? यूलिप प्लान है 1 साल का, ये तो प्रीमियम एफडी सोचकर उसका कर चुके हैं। अब देखिए ऐसा है कि भले बैंक मैनेजर भले ही नौकरी छोड़ के गया है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बैंक की है। तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं, परंतु उसके पहले आपको यह एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपको मिस सेलिंग हुई है, मतलब आपको एफडी के नाम पे यूलिप बेच दिया गया है। तो कभी भी आप जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदें और अगर मैनेजर आपको कुछ भी अश्योरेंस वगैरह देता है तो यह सब चीजें आप राइटिंग में ले लिया कीजिए। जो भी बैंक का एम्प्लॉय है, बैंक मैनेजर जो भी प्रोडक्ट आपको बेचता है, इससे आपको भविष्य में कभी भी लगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिस सेल हुआ है तो आपको यह प्रूव करने में सहूलियत हो जाएगी। अगर आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में भी अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं कि नहीं मुझे तो एफडी ही लेना था और उन्होंने मुझे यूलिप बेच दिया, तो आपके लिए वहां पे भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उन्हें कहेंगे कि आप लिखे दीजिए तो सामने वाला अगर गलत प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो वो लिखने में ही गोलमोल करने लगेगा और आप उसे पकड़ पाएंगे। मीनू शर्मा का सवाल लेकर आती हूँ। कोटा से है मीनू। बेटी की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए ये निवेश करना चाहती थी। मेरे ममेरे भाई ने ये पैसे गारंटीड रिटर्न की बात करके यूलिप में डाल दिया है। अब मुझे पता चला है कि मेरी जो निवेश की जो मूल राशि थी वो भी घट गई है, तो क्लियरली धोखा हुआ है। क्या करना चाहिए? इस पैसे को मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मीनू पूछ रही हैं। देखिए अगर आपको पैसा निकालना है तो यूलिप का जैसे लॉक इन पीरियड है, 5 साल के पहले आप उसको पैसा तो निकाल नहीं सकते, परंतु अगर आप एग्रीड है, आपको लगता है कि मुझे मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो आपको बैंकिंग अगर बैंक ने बेचा है तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाना चाहिए। और अगर ये प्रोडक्ट को इंश्योरेंस एजेंट ने ही बेचा है तो आपको आईआरडीए को कंप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, तो आईआरडीए के पास ही आपको जाना पड़ेगा। 5 साल का अमूमन लॉक इन होता है। अगर इन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो ये लॉक इन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना शिकायत तो आप ज़रूर मीनू जी दर्ज करें। धन्यवाद बलवंत जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, मिस सेलिंग को समझाने के लिए और उससे बचने का रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।